हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से फोर्सेस वो हैं जिनसे मैकेनिक्स में हमको डील करना है ना। तो उसमें सबसे पहला फोर्स था mg, वेट। ठीक है, उस पर काफ़ी डिटेल में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं। फिर लास्ट में जो हम लोग बात कर रहे थे वो था नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो हम लोग अपनी कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी दो सॉलिड सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगे तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं, है ना। वेन एवर देर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस दे पुश ईच अदर। और ये जो पुशिंग फोर्स है इसी का नाम था नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फिर हम आपको बताए थे कि कई बुक में इसको नॉर्मल रिएक्शन भी लिखा होता है, पर हम लोग उससे बचेंगे क्योंकि एक्शन रिएक्शन वाला वर्ड हमेशा परेशान करेगा, है ना। तो हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर बात नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की जब भी आती है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ ऑलवेज पुशिंग इन नेचर। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कभी भी पुल नहीं कर सकता, ये हमेशा धक्का देने वाला फोर्स है। ठीक है, दूसरा, बिना कांटेक्ट के नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स काम नहीं करता। दो सरफेस के बीच में जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक उनके बीच नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं हो सकता। लेकिन दो सरफेस के बीच में अगर कांटेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉन जीरो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा। हो सकता है कि कांटेक्ट के बावजूद वो जस्ट एक दूसरे को टच कर रहा है ना, बट वो एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा है। तो कांटेक्ट के बावजूद भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू जीरो हो सकता है। लेकिन नॉन जीरो कांटेक्ट फोर्स है, नॉन जीरो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है तो पक्का कांटेक्ट होना पड़ेगा। फिर से मेरी बात को सुनो, अगर दो सरफेस कांटेक्ट में हैं तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नॉन जीरो होगा, जरूरी नहीं है, जीरो हो सकता है ना, जस्ट टच कर रहा है। ठीक है, बट एक दूसरे को पे फोर्स नहीं लगा रहा। बट अगर दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं है तो वहां पे कभी भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं हो सकता। बिना कांटेक्ट के जो फोर्स लगते हैं उनको फील्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स, जिसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्बिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या आपका मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन बाकी सारे के सारे फोर्स, नॉर्मल हो, फ्रिक्शन हो, स्प्रिंग हो, है ना, सब में कांटेक्ट की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, बिना कांटेक्ट के फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कोई भूत नहीं है। स्टार वार की कहानी नहीं चल रही कि दूर से किसी चीज को धक्का दे दिए या खींच लिए। शक्तिमान की कहानी नहीं चल रही है। बात समझ में आ रहा? पक्का? तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के लिए हमेशा कांटेक्ट की जरूरत है। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो नेचर में पुशिंग है। अब ये दो सरफेस कांटेक्ट में, मान लो एक ये बॉडी एक ये बॉडी, ठीक है, और ये जो सरफेस है वो कांटेक्ट में, तो यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब बोलोगे सर इस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे? तो नॉर्मल यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मेरा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर। अब इसका जो नॉर्मल इस पे लग रहा है, ये जो नॉर्मल इस पे एग्जर्ट कर रहा है वो इसको क्या कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पुश। तो दिस इज नॉर्मल ऑन बी बाय ए। नॉर्मल ऑन बी, इट शुड पुश, ये पुल नहीं कर सकता। उसी तरह बी जो ए को पुश कर रहा होगा कुछ ऐसे, है ना, दिस इज नॉर्मल ऑन ए बाय बी। कोई दिक्कत? पक्का? इसी तरह अगर कांटेक्ट में एक कांटेक्ट आपका स्मूथ है और एक शार्प एज वाला, एक शार्प एज वाला, है ना, शार्प, तो आप बोलोगे सर यहां तो सिर्फ इस पे हम टेंजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल टेंजेंट होगा उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। कोई दिक्कत? इसको नॉर्मल इधर पुश कर रहा होगा और इस पे जो लगने वाला नॉर्मल होगा वो इधर पुश कर रहा होगा। ठीक है, फिर बात आता है कि अगर दोनों शार्प एज वाला पॉइंटेड हो तो इस तरह का केस हम लोग
रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए डायरेक्शन की अगर बात करें सिंपली तो वो क्या है, अनडिटरमिन्ड। ठीक है, मतलब देख के हम डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसके लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होगी, कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस की जरूरत होगी, कुछ फिजिकल जो सिचुएशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बाद में बात करते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका छोटा छोटा एग्जांपल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि एक ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ, ये आपका सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ, क्या रखा हुआ, ब्लॉक। ठीक है, तो जो नॉर्मल ब्लॉक पे लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये सरफेस ऐसे है ना, तो ये यही टेंजेंट का यही है, कॉमन टेंजेंट आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, जो ब्लॉक पे लग रहा है, जो ब्लॉक पे लग रहा है, इट शुड पुश द ब्लॉक, और ग्राउंड ब्लॉक को पुश करेगा किस डायरेक्शन में पुश कर सकता है, ऊपर। अगर वो नीचे की तरफ लगा रहा तो पुल करना होगा, है ना। आपको पुश और पुल में डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ, अगर ब्लॉक ग्राउंड पे जो नॉर्मल लगा रहा है, मान लेते हैं इसको बोल देते हैं 1। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लॉक जो ग्राउंड पे नॉर्मल लगा रहा है सरफेस पे, है ना, तो वो ऐसे होगा, मान लेते हैं इसको N2, क्या बोल देते हैं, N2। कोई दिक्कत। तो ये है नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय ग्राउंड, और ये है ऑन ग्राउंड बाय ब्लॉक। कोई दिक्कत, पक्का। अगर मान लो एक स्फेयर है, ये दीवार है ना, एक स्फेयर या फुटबॉल है जिसको हम रस्सी के सहारे बांध के ऐसे लटका दिए, लटका सकते हो दीवार के सहारे, है ना। फुटबॉल में रस्सी बांध लो, ठीक है, तो ऐसे होगा, उसको ऐसे दीवार में सटा के ऐसे कील से लटका दो। ठीक है, रस्सी क्या फोर्स लगा रहा है, mg का फोर्स कहाँ भी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है दीवार और फुटबॉल के बीच में, यहां पे नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, तो कॉमन टेंजेंट यही है, अरे यही है ना, यहां पे कोई शार्प एज तो है नहीं, तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया आपका। तो अगर फुटबॉल पे नॉर्मल की बात करें, फुटबॉल पे, तो दीवार उसको पुश कर रहा होगा, तो वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, N1। व्हाट इज N1? दिस इज नॉर्मल ऑन फुटबॉल बाय द वॉल, नॉर्मल ऑन फुटबॉल बाय द वॉल, है ना, लिख लो, ऑन फुटबॉल बाय वॉल। और वॉल पे तो फुटबॉल उसको इधर पुश कर रहा होगा, है ना, इसको बोल देते हैं N1, इसको बोल देते हैं N2। ये हो जाएगा आपका ऑन वॉल बाय फुटबॉल। ठीक है, तो यहां तक की बातों को जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज कीजिए, सबको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम लोग फोर्स डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स डायग्राम। ठीक है, क्या है, कैसे यूज करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, सब समझे। ठीक है, उससे पहले हम याद करते हैं कि अगर हम इनर्शियल फ्रेम में, अगर मेरा ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है, तो हमारे लिए न्यूटन का सेकंड लॉ कुछ ऐसे था, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। कोई दिक्कत? नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। कोई दिक्कत? इसमें कॉज कौन सा है? फोर्स, और एक्सेलेरेशन क्या है? इफेक्ट। एक्सेलेरेशन क्या है? इफेक्ट। कोई दिक्कत? अगर हमको पार्टिकल का एक्सेलेरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? और हम आपको बोले थे कि ज़्यादा बेटर वर्जन यही है सेकंड लॉ का, है ना, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। मतलब अच्छा, ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? जो पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, ना कि जो पार्टिकल लगा रहा है किसी पे, है ना। तो ये क्या है आपका? टोटल फोर्स एक्टिंग
ऑन द पार्टिकल, है ना। ये वो फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है। पार्टिकल के एक्सेलरेशन के लिए वो फोर्स जिम्मेदार होता है जो पार्टिकल पे लगता है। कोई दिक्कत? जो पार्टिकल पे लग रहा है। मतलब अगर हमको पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता करना है तो हमको पार्टिकल पे लगने वाले हर फोर्स की जानकारी होनी पड़ेगी, है ना। अगर हमको पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता करना है तो हमको उस पार्टिकल पे लगने वाले हर फोर्स की जानकारी होनी चाहिए। और पार्टिकल पे लगने वाले हर फोर्स को जब हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं, है ना, उस पार्टिकल पे लगने वाले हर एक फोर्स को जब डायग्रामेटिकली हम लोग शो करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम उस बॉडी को बिल्कुल अलग कर लेते हैं सबसे। ठीक है। अब अलग करने का मतलब ये नहीं कि सिचुएशन से ही अलग कर ली। उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का स्टेप जो है, पहला स्टेप, उसमें उस बॉडी को अलग से ड्रॉ कर लो। ठीक है। अलग से ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले एक फोर्स तो उस पर लग ही रहा होगा हमेशा। कौन सा फोर्स? mg, उसका वेट। mg यानी उसका वेट, वो ड्रॉ करने का हम दिखाएंगे अभी। उसके बाद जहां जहां उस बॉडी का कांटेक्ट था, जब आपने उसको आइसोलेट करा, उससे पहले जहां जहां उसका कांटेक्ट था, हर कांटेक्ट के बदले कोई ना कोई फोर्स आएगा। किसी सरफेस से कांटेक्ट है तो नॉर्मल आएगा, फ्रिक्शन आ सकता है, जिसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। जब तक कुछ ना बोला हो तो आपको मान के चलना है कि फ्रिक्शन नहीं है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब रस्सी के साथ कांटेक्ट होगा, है ना, रस्सी किसी चीज को खींच रहा होगा तो एक और फोर्स आएगा पिक्चर में जिसको टेंशन बोलते हैं। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो दो फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं दो फोर्स वाले सिचुएशन को डील करते हैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है। मान लो एकदम सिंपलेस्ट केस से हम लोग बात कर रहे हैं। एक ब्लॉक है जो जमीन पे रखा हुआ, ठीक है। लेकिन आपको ये सिंपलेस्ट केस दिख रहा होगा, लेकिन यहां बहुत कुछ आपसे पूछने वाले, बहुत सारा मिसकंसेप्शन आपका दूर होने वाला। ध्यान से देखो, एक बॉडी है जिसका मास मान लो m है। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ। कैसा सरफेस पे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या करना है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है। चल देखो क्या हम क्या करते हैं, इस बॉडी को अलग कर लेते हैं। पहले तो अलग करने का मतलब ये नहीं कि वो सिचुएशन ही चेंज हो गया, बस अपने डायग्राम में सिर्फ इस बॉडी पे लगने वाले फोर्स की जानकारी चाहते हैं, इसलिए हम इसको अलग कर लें। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट है कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक तो mg लग ही रहा होगा इस पे, है ना। अर्थ उसको अपने तरफ, अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही होगी। ठीक है। इसमें g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। g शॉर्ट फॉर्म है किसका? g me बाय r स्क्वायर का। ठीक है। चलो अब देखो अगला स्टेप, इसका कांटेक्ट और कहां कहां से था? नीचे ग्राउंड वाले सरफेस से। तो यहां कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नेचर में कैसा होता है? पुशिंग होता है। तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, अरे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। ये हो गया ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। और ये सर कितना आसान है ना। अभी कांटेक्ट बहुत कम था इसका, इसलिए इतना आसान है, बट टफ भी नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि जहां जहां कांटेक्ट था, हर कांटेक्ट के बदले या जिस जिस चीज से उसका इंटरेक्शन था, हर इंटरेक्शन के बदले एक फोर्स आएगा। जैसे अर्थ के साथ इंटरेक्शन था तो क्या था? mg। सरफेस के साथ इंटरेक्शन के कारण नॉर्मल। अब आप बोलोगे सर इसके आसपास भी तो छोटा छोटा टेबल ब्लॉक ये पड़ा होगा, उसके साथ भी तो इंटरेक्शन होगा, और हर मास एक दूसरे को पुल करता है। तो ये 1 kg और 2 kg का मास जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, वो बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल। उसको बिल्कुल इग्नोर मार सकते। कैसे?
तो आपको याद होना चाहिए दो मास जो एक दूसरे को पुल करते हैं उनका फोर्स होता है Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 के ऑर्डर का। ठीक है, तो इस फोर्स के सिग्निफिकेंट होने के लिए इन दोनों मास का काफी बड़ा होना जरूरी है। तो हम अपने सामने वाले कैमरा को ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ पुल कर रहे हैं, बट वो पुल कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ कौन सा पुल इस कैमरा पे मायने रख रहा है? जो धरती माता इसको अपनी तरफ खींच रही। क्यों? क्योंकि फॉर दैट दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज, तो वो वहां पे वो फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाता है। समझ में आ रहा? पक्का? कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना और जवाब देना। इस mg का थर्ड लॉ पेयर, यानी जुड़वां भाई जो कल हम बात कर रहे थे न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, जिसको आप एक्शन रिएक्शन बोलते हो, हम उसका नाम क्या रखे थे? थर्ड लॉ पेयर कहां है? इस mg का थर्ड लॉ पेयर कहां है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड लॉ पेयर ऑफ mg, बहुत इंपॉर्टेंट। हम आपको कल भी बोल रहे थे कि हम देखो थर्ड लॉ पढ़ा देंगे फिर भी आप गलती करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत तरीके से समझा जाने वाला लॉ थर्ड लॉ ही है ना। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि ये नॉर्मल इसका थर्ड लॉ पेयर है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, अब याद करो थर्ड लॉ क्या था? When A applies force on B, then B applies force on A. तो when Earth applies force mg on block, then block applies force mg on Earth. असल में ये सिचुएशन ऐसे देखो, ये ब्लॉक है, ये आपकी धरती माता है। ठीक है, तो धरती माता इस ब्लॉक पे कितना लगा रही है? mg। तो ये ब्लॉक धरती माता पे लगा रहा होगा कितना? mg। तो इसका थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल के नहीं होने का बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन, नेचर में सेम नहीं है। कल ही बता चुके थे कि वेट का थर्ड लॉ पेयर वेट होगा, mg होगा। नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल होगा, तो mg का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल कभी हो ही नहीं सकता, पहली गलती। दूसरा, थर्ड लॉ पेयर के फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, ये तो एक पे ही लग रहा है। अरे लग रहा है, तो ये थर्ड लॉ पेयर हो ही नहीं सकता। अब नॉर्मल बराबर mg आप कहां से ला रहे हो पता? कुछ बच्चे जो पहले पढ़ लिए हो, है ना, वो बिना सोचे समझे यहां पे न्यूटन्स लॉ लगा लिए, सोच लिए। आपने लिखा कि देखो ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन लगाते हैं। ध्यान से सुन, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। डायरेक्शन में भी उल्टा, बट ये थर्ड लॉ पेयर नहीं है। हम आपको कल ही ये बात बोले थे कि मैग्नीट्यूड में बराबर होना और डायरेक्शन में उल्टा होना ही सिर्फ थर्ड लॉ के लिए काफी नहीं है। समझ में आया? अब देखो, हाँ ये मैग्नीट्यूड में बराबर है इस पर्टिकुलर केस में। कैसे? तो इसका एक्सीलरेशन क्या है? 0। अरे ग्राउंड पे रखा हुआ चुपचाप पड़ा हुआ बेचारा, है ना। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं क्वेश्चन, वर्टिकल डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन को प्लस ले लो, एक डायरेक्शन को माइनस। आप बोलोगे प्लस माइनस क्यों? क्योंकि हम फोर्स से डील कर रहे हैं। किससे? फोर्स से और एक्सेलरेशन से। दोनों कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों में डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर को प्लस ले रहे हैं, नीचे को माइनस ले रहे हैं, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? n1 ऊपर के लिए और नीचे के लिए mg, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। देख लो सारा फोर्स लिख दिए, कॉज, सारा कॉज इज इक्वल टू मास इनटू इफेक्ट। तो यहां से क्या आ गया सॉल्व करने पे? n1 का वैल्यू मैग्नीट्यूड में mg के बराबर है। अब ये भी मत रट लेना, बहुत सारे बच्चे यहीं पर रट लेते हैं कि नॉर्मल mg के बराबर होता है। हम अभी तुरंत आपको सिचुएशन दिखा देंगे जहां पे नॉर्मल mg के बराबर नहीं होगा। तो ये रट लेना कि नॉर्मल mg के बराबर होता है, बिल्कुल बेकार बात। पक्का? तो नॉर्मल n1 और mg बराबर हैं थर्ड लॉ से नहीं, सेकेंड लॉ के कारण, है ना।
ये सेकेंड लॉ अप्लाई करने पे आ रहा, तो ये थर्ड लॉ पेयर कैसे हुए? ये तो सेकेंड लॉ के अप्लाई करने के कारण आ रहा है। बात समझ में आई? अब अगला सवाल, सारी चीजों को लिखो अपने लैंग्वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इस नॉर्मल N1 का थर्ड लॉ पेयर कहां है? इस N1 का थर्ड लॉ पेयर कहां है? स्क्रीन पॉज करो और सोचो। देखो अगेन थर्ड लॉ को रीड करो। व्हेन A अप्लाइज फोर्स ऑन B, तो व्हेन ग्राउंड अप्लाइज नॉर्मल ऑन ब्लॉक, देन ब्लॉक अप्लाइज नॉर्मल ऑन ग्राउंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका थर्ड लॉ पेयर ग्राउंड पे होगा N2, ठीक है। हां, N1 और N2 भी मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। किस लॉ के कारण? किस लॉ के कारण? थर्ड लॉ के कारण। ये थर्ड लॉ के कारण बराबर है। समझ में आया है ना? एक्शन रिएक्शन पेयर, जो कि हम मना कर रहे हैं बार बार। क्या बोलना है? थर्ड लॉ पेयर। चूंकि ये ब्लॉक पे N1 लगाया तो ब्लॉक ग्राउंड पे N2 लगाया, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये थर्ड लॉ के कारण सेम। बट N1 mg के बराबर है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ, बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ। डिफरेंस समझो। दे आर नॉट द थर्ड लॉ पेयर। इनके थर्ड लॉ पेयर नहीं होने का भी कई रीजन है। पहले एक ही बॉडी पे लग रहा दोनों, उसके बाद नेचर सेम नहीं है। नेचर सेम होना चाहिए फोर्स का, है ना? तो नोट डाउन करो जल्दी से। ये सारा बात लिखो अपनी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, फारसी, बंगाली, जो भी है अपने लैंग्वेज में इन सारी बातों को लिखो जल्दी से। चलिए एक सवाल आपके सामने। दो बॉडी है M1 M2। M1 ग्राउंड पे रखा हुआ, उसके ऊपर M2 रखा हुआ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। फिर हम उस पर सवाल पूछते जाएंगे बारी बारी, ठीक है? तो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1 एंड M2। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है? चलो M2 से स्टार्ट करते हैं। M2, तो एक तो इसका वेट लग रहा होगा कितना? M2G वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखते हैं M2 का और कहां कहां कांटेक्ट था। तो एक कांटेक्ट तो यहां किसके साथ? M1 के साथ। और M1 जो M2 पे नॉर्मल लगा रहा होगा, किधर लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ, है ना? और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा कुछ ऐसे होगा। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं N1, ठीक है? N1 कौन लगाया? M1 लगाया। किस पे लगाया? M2 पे लगाया, ठीक है? बस नाम कुछ भी रख सकते। और कोई कांटेक्ट है M2 का? नहीं। और कोई फोर्स आना चाहिए? नहीं, ठीक है? खत्म। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है। अगला M2 का फ्री बॉडी, सॉरी M1 का। तो सबसे पहले तो एक फोर्स M1G, M2 और M1 का कांटेक्ट है, तो M2 M1 पे नॉर्मल किधर लगा रहा होगा? नीचे। पुश कैसे कर सकता है? M2 M1 को पुश कैसे कर सकता है? तो नीचे धक्का देके। तो एक नॉर्मल यहां लग रहा होगा, जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं N2, क्योंकि N1 यूज कर चुके हैं, ठीक? एक और कांटेक्ट है M1 का नीचे ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड इसको कैसे पुश कर सकता है? ऊपर। तो इसका नाम N3 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? N3, ठीक है? क्या रख लेते हैं? N3। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। पहला सवाल, क्या N1
और M2G बराबर है मैग्नीट्यूड में, क्या N1 और M2G बराबर है मैग्नीट्यूड में? सर पहले चेक कर लेते हैं। थर्ड लॉ पेयर तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बॉडी पे लग रहा है, नेचर भी सेम नहीं है, तो थर्ड लॉ पेयर की तो बात ही खत्म। अब बोले कि बराबर है कि नहीं, तो इसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हम देख रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है ना। ऊपर के डायरेक्शन को प्लस, नीचे को माइनस ले लो, है ना। तो क्या इक्वेशन लिखोगे? N1 माइनस M2G, सारा फोर्स लिख लिए। ये सारा फोर्स है, कॉज है, इधर इफेक्ट नहीं लिखना है, वो इक्वेशन के अगले साइड, है ना। बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? तो N1 क्या आ गया? M2G के बराबर आ गया मैग्नीट्यूड में। क्या आ गया? M2G के बराबर आ गया। तो क्या ये थर्ड लॉ पेयर है? नहीं है। ये बराबर आया सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ से। ठीक है, यहां तक नोट करो जल्दी से। तो N1 M2G के बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है यहां, बट दे आर नॉट द थर्ड लॉ पेयर। वो बराबर हैं सेकेंड लॉ के कारण, सेकेंड लॉ से। कोई दिक्कत? पक्का? अब मेरा सवाल है कि N1 का थर्ड लॉ पेयर कहां है? सोचो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके देखो। तो N1 लगाया कौन? M1 लगाया। किस पे लगाया? M2 पे। तो इसका थर्ड लॉ पेयर जो होगा, जो फोर्स होगा, वो M2 लगा रहा होगा किस पे? M1 पे। यही फोर्स लगा रहा था ना, है ना। तो दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑल्सो, डायरेक्शन में तो है ऑपोजिट। ठीक है, तो अब जो N1 है ये N2 के बराबर है, दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ। ये सेकेंड लॉ से बराबर नहीं है, ये थर्ड लॉ से बराबर है। दे आर थर्ड लॉ पेयर, दे आर ऑफिशियली थर्ड लॉ पेयर, है ना। अनऑफिशियल क्या होता है सर? ठीक, पक्का? चलो, M2G का थर्ड लॉ पेयर कहां है? कहां है? तो तुरंत सोचो, M2G लगाया कौन? तो M2 पे जो M2G जो वेट है, जो फोर्स है, वो लगा रहा है कौन? धरती माता। तो इसका थर्ड लॉ पेयर धरती माता पे होगा, M1 M2G ऊपर की तरफ। पक्का? अगला, N2 किसके बराबर है? N1 के बराबर, दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ। अच्छा, N1 M2G के बराबर है बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ। और अगर हम बोलें कि यहां से हम लिख सकते हैं N2 मैग्नीट्यूड में किसके बराबर हो जाएगा? M2G। ये किसके कारण है? ये कौन सा लॉ? सर ये मैथमेटिक्स है, ये कोई सा लॉ नहीं है। N1 M2G के बराबर है बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ, N1 N2 के बराबर है बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ। तो सिंपल मैथमेटिक्स बताता है कि N2 M2G के बराबर होगा। दिस इज कंसिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड मैथमेटिक्स। समझ में आया? पक्का? तब ये भी मत सोच लेना कि N2 और M2G अगर बराबर है तो मतलब हो सकता है कोई पेयर वेयर और। बात समझ में आई? दे आर इक्वल जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। बात समझ में आ रहा है? यहां से एक मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में आता है। क्या आता है? ध्यान से सुन, बिल्कुल ध्यान से सुनना। N2 किस पे लग रहा है? N2 किस पे लग रहा है? N2 किस पे लग रहा है? M1 पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? M1 पे। ठीक है, और N2 का वैल्यू ध्यान से सुनना, N2 लग किस पे रहा? एक्टिंग ऑन M1। और M2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है? वेट ऑफ M2। तो यहां से आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि M2 का वेट M2 पे तो लग ही रहा है, M1 पे भी लग रहा है। किस पे लग रहा है? M1 पे भी लग रहा है। बिल्कुल नहीं, M1 पे वेट नहीं लग रहा है, M1 पे नॉर्मल लग रहा है। क्या लग रहा है?
नॉर्मल, जो कि संजोग से यहां पे मैथमेटिकली किसके बराबर हो गया, m2 के वेट के बराबर हो गया। दैट डज नॉट मीन कि m2 का वेट m1 पे भी लग रहा। सिंपल सा एग्जांपल, मेरे हाथ पे ये डस्टर है और इसके ऊपर ये चौक है, रुक जा भाई, चौक है, तो चौक का वेट किस पे लग रहा, सिर्फ चौक पे लग रहा, चौक का वेट इस पे नहीं लग रहा। इस पे जो लग रहा है वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और यहां पे मैथमेटिकली उनका वैल्यू सेम हो जा रहा, तो किसी का वेट सिर्फ उसी पे लगता है। आप अपना बोझ खुद ढोते हो, समझ में आया? पक्का? आपका वेट आप पे एक्ट करता है, ना कि धरती पे। हां, आप धरती पे खड़े हो ना, तो आपका वेट अब धरती पे नहीं लग रहा, आपका पैर नॉर्मल लगा रहा है धरती पे। क्या लगा रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जो कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में उस वेट के बराबर है। बट वेट एक्ट नहीं कर रहा है, m2 का वेट m1 पे एक्ट नहीं कर रहा है। m2 m1 पे क्या लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में किसके बराबर है, m2 के वेट के बराबर, मैथमेटिकली, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड मैथ्स। समझ में आया? इसका वेट इस पे नहीं लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना कि m2 का वेट m1 पे नहीं लग रहा है। समझ में आया? m2 का वेट m2 पे लग रहा है और m1 का वेट ग्राउंड पे नहीं लग रहा है। ठीक है? क्या लग रहा है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे लग रहा होगा n3। क्या लग रहा होगा, n3। अरे ग्राउंड इस पे n3 लगा है, तो ये ग्राउंड पे क्या लगा रहा होगा, n3। हाँ, यहां पे अगर n3 के लिए आप सॉल्व करते हो, है ना, n3 के लिए, तो ट्राई करते हैं एक बार। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ये किस पे फोर्स लिख रहे हैं, ये सारा फोर्स किस पे लिख रहे हैं, सेकेंड लॉ किस पे अप्लाई कर रहे हैं, m1 पे। तो मास ऑफ m1 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ m1, ये भी रेस्ट पे है, तो यहां से n3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n3 का वैल्यू आ जाएगा m1 प्लस m2g या m1g प्लस m2g। अब ये कंफ्यूजन मत पाल लेना कि दोनों का वेट मिलके ग्राउंड पे लग रहा है, बिल्कुल नहीं, ग्राउंड पे नॉर्मल लग रहा है। क्या लग रहा है, नॉर्मल। क्या लग रहा है, नॉर्मल, जिसका वैल्यू दोनों के वेट के सम के बराबर आ रहा है। समझ में आया? पक्का? तो ये मत बोलने का कि दोनों का वेट ग्राउंड पे लग रहा है। अभी तुरंत हम सरफेस को एक्सेलेरेट करा के दिखा देंगे, आपको अंतर दिख जाएगा। ठीक है? तो जल्दी से नोट डाउन करो। तो एक m1 मास है, बड़ा सा ब्लॉक है, एक m2 मास है। ठीक है? कहीं कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, इसको एक आदमी पुश कर रहा, धक्का दे रहा। ठीक है? और मान लो ऐसा कुछ धक्का दे रहा है, तो वो फोर्स हम यहाँ दिखा देते हैं, कितने फोर्स से धक्का दे रहा है, उसका नाम हम रख देते हैं F। क्या रख दिए, F। उस फोर्स का नाम क्या रख दिए, F। आपको दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो जल्दी से। देखो m2 का पहले ड्रॉ करते हैं कि m1, जिसका बोलो कर लेते हैं, m1 का करते हैं पहले, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम, पहले उसको अलग कर लो सबसे। उस पर धरती माता का फोर्स, नीचे m1g। अब जहाँ जहाँ कांटेक्ट था उस कांटेक्ट के कारण फोर्स चेक करो, तो एक कांटेक्ट इस आदमी के हाथ के कारण था, तो उसके कारण एक फोर्स F। कोई दिक्कत? एक कांटेक्ट ग्राउंड के कारण था m1 का, तो उसके कारण नॉर्मल ऊपर। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, है ना।
एक कांटेक्ट M2 के कारण था तो M2 इसको पुश कर रहा होगा, तो उसका नाम रख देते हैं N2, ठीक है। और कोई कांटेक्ट नहीं है, M2 की बात करते हैं, M2, ठीक है। तो M2 का कांटेक्ट यहां M1 के साथ, तो ये इसको पुश कर रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा, मान लेते हैं उसका नाम N3, ठीक है। इसका वेट M2G और एक नॉर्मल यहां इस कांटेक्ट के कारण N3 तक लिख दिए तो N4। कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या क्या कंफ्यूजन आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कंफ्यूजन, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये चल रहा होगा, एक्सेलेरेट कर रहा होगा, वेलोसिटी होगा। फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम में उसका कोई लेना देना नहीं है। फोर्स डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होगा? फोर्स। क्या इंक्लूड होगा? फोर्स। उसके चलने ना चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि सर चल रहा होगा तो वेलोसिटी भी दिखाना है क्या, एक्सेलेरेशन भी दिखाना है, बिल्कुल नहीं। पक्का? अगला मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन, ये आदमी सर इस पे धक्का लगा रहा है तो ये भी चल रहा होगा, अगर चल रहा होगा तो, अरे इस पे धक्का लगा रहा होगा तो ये ऑब्वियसली चल रहा होगा, अगर ये चल रहा है तो ये भी चल रहा होगा। तो बच्चे सोचते हैं कि ये फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। फोर्स कोई जादू नहीं है, फोर्स के लिए कांटेक्ट जरूरी है। तो ये M2 पे फोर्स तभी लगा सकता है जब इसका कांटेक्ट M2 के साथ हो, जो कि नहीं है। तो वो आदमी M2 पे फोर्स नहीं लगा सकता है, वो आदमी है, भूत पिशाच नहीं है। कोई दिक्कत? सर M2 कैसे चल रहा होगा? ठीक है M2 चल रहा होगा क्योंकि ये इसको पुश कर रहा होगा, और उस फोर्स का नाम क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कोई दिक्कत? अब सारा सवाल जल्दी जल्दी पूछते हैं और जल्दी जल्दी जवाब करते हैं, ठीक है। इस M1G का थर्ड लॉ पेयर धरती माता पे ऊपर की तरफ, N1 का थर्ड लॉ पेयर नीचे सरफेस पे, ठीक है। N2 का थर्ड लॉ पेयर N3, N2 का थर्ड लॉ पेयर N3, N4 का थर्ड लॉ पेयर नीचे सरफेस पे, M2G का थर्ड लॉ पेयर ग्राउंड पे, धरती माता पे, है ना, अर्थ पे। कोई दिक्कत? पक्का? यहां पे सेकंड लॉ के बारे में बात नहीं कर रहा। कोई दिक्कत? यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से? मान लो एक प्लैंक है 10 kg का। क्या है? प्लैंक है 10 kg पे का, और इस पे एक आदमी खड़ा है 60 kg का, और G का वैल्यू आप 10 ले सकते हो, ठीक है। तो आपको दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और दोनों पे लगने वाला हर फोर्स का वैल्यू लिखना है, दोनों पे लगने वाले हर फोर्स का वैल्यू लिखना है। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। देखो पहले इस इंसान की बात करते हैं। इस इंसान पे नीचे mg m इंटू जी। कोई दिक्कत? इंसान इस प्लैंक पे खड़ा है, लकड़ी के फट्टे पे खड़ा है, तो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा। इसका पैर कैसे ऐसे फ्लैट है ना, और ये फट्टा भी फ्लैट है, तो इस पे नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? ऊपर फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस पे मान लो नॉर्मल लगा N1। क्या लगा? N1। अब इस प्लैंक का बना है फ्री बॉडी डायग्राम जल्दी से, तो अब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि अगर प्लैंक इस पे N1 लगाया तो थर्ड लॉ से ये भी प्लैंक पे कितना लगा रहा होगा? N1 ही लगा रहा होगा, है ना। अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप N2 भी लिख लेना, वो ऑब्वियसली थर्ड लॉ से बराबर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लॉ के कारण ये N1 हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। और इसका खुद का वेट 10 इंटू 10, ठीक है। पक्का? चलो, तो N1 का वैल्यू आप चाहो तो ऊपर से भी निकाल सकते हो, है ना। तो सॉरी, एक और फोर्स लिखना होगा ना। नीचे ग्राउंड प्लैंक पे लगा रहा होगा,
मिस कर दो क्या, है ना। सो मेरा माइंड कहीं इधर उधर चला होगा, ठीक है। चलो, तो ये एक फोर्स लगा रहा होगा N2, ठीक है। तो इसका थर्ड लॉ पेयर कहाँ जाएगा, सरफेस पे। कहाँ जाएगा, सरफेस पे। तो इसको सॉल्व करोगे, अब सेकेंड लॉ लगा रहा है, क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है, नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पे खड़ा है। तो लिख सकते हैं N1 माइनस 600 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन 0। ma फोर्स नहीं है, उसको इक्वेशन के एक अलग साइड लिखो इक्वलिटी के, ठीक है। तो N1 क्या आ गया, 600 न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। इस पे बात कर लेते हैं, ये कितना आ गया मेरा 600 न्यूटन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर की तरफ का फोर्स N2, नीचे की तरफ का फोर्स 600, नीचे की तरफ का फोर्स 100 बराबर 0, मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो N2 बराबर 700, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस प्लैंक पे एक फोर्स ऊपर से लग रहा है 600 न्यूटन का, कितने का, 600 न्यूटन का, जो कि इस आदमी का वेट है। तो क्या हम बोलेंगे कि इस आदमी का वेट इस प्लैंक पे लग रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है जो इस पे लग रहा है, और इस सिचुएशन में वो इसके वेट के बराबर हो जा रहा है, वो इस सिचुएशन में इसके वेट के बराबर हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ एंड सम मैथमेटिक्स। बात समझ में आया, पक्का, पक्का, कोई दिक्कत। तो क्या आदमी का वेट प्लैंक पे लग रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो जल्दी से नोट डाउन करें यहां पर। तो आज के लिए काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।